गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग यूनिट टू का 1G 2G आपको 5G के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन के लिए इन सारी चीज़ों का एडवांटेजेस क्या है, क्या डिफरेंस आया, क्या किस में स्पीड ज़्यादा है, 1G में स्पीड कम क्यों है और 5G में स्पीड ज़्यादा क्यों है। सो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। वायरलेस कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है 5 जनरेशन में, फर्स्ट टू 5 जनरेशन में, ये सारी चीज़ें। अब हम सेलुलर कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। सेलुलर कॉन्सेप्ट में क्या आता है, एक सेलुलर सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कशन करते हैं। मतलब कि एक कोई भी एरिया रहेगा, कोई भी छोटा सा एरिया, कोई भी एरिया, उसमें कम्युनिकेशन हो कैसे रहा है, इंफॉर्मेशन कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, किस तरीके से क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, वो चीज़ हम देखते हैं। उसके अंदर सेंड करने के लिए जो आर्किटेक्चर बनता है, सेलुलर सिस्टम बनता है, क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। तो सेलुलर कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे बेसिक यूनिट आपकी सेल्स है। सेल्स क्या होता है? सेल्स की सबसे बेसिक जियोग्राफिक यूनिट है सेलुलर सिस्टम की, जिसे हम सेल कहते हैं। सेल इज अ बेसिक जियोग्राफिक यूनिट ऑफ अ सेलुलर सिस्टम, ठीक है। और इसका जो एरिया होता है ये डिपेंड करेगा कवरेज रीजन पे। कवरेज रीजन पे को हम किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, इसका शेप उस पर डिपेंड करेगा कि हम कवरेज रीजन को डिवाइड कर रहे हैं किस तरीके से, ठीक है। सेल्स आर द बेसिक स्टेशंस ट्रांसमिटिंग ओवर स्मॉल जियोग्राफिक एरियाज। ये एक बेस स्टेशन होता है सेल, जिसे हम एक स्मॉल जियोग्राफिक एरिया में ट्रांसमिट करते हैं, ऐसा बेस स्टेशन। एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं हेक्सागोन के शेप में। आप देखे होंगे इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया है कि अगर कोई एरिया है, ये सपोज, ठीक है, इस एरिया में हम हेक्सागोन के शेप में सेल्स को डिवाइड कर रहे हैं ऐसे करके, और हर एक सेल्स में एक बेस स्टेशन रहेगा विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन। ओके, ऐसे करके हम किसी भी एरिया को हेक्सागोन के शेप में डिवाइड कर रहे हैं। ये जो सबसे डिवीजन वाला सबसे बेसिक यूनिट होता है उसे कहते हैं हम सेल, ठीक है। और सेल के अंदर बेस स्टेशन होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द सिग्नल को ट्रांसमिट करने की या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बेस स्टेशन की होती है। और इसकी साइज हमने हेक्सागोन के शेप में रखा है, ठीक है। ईच सेल साइज वेरीज डिपेंडिंग ऑन द लैंडस्केप। सेल की जो साइज है वो लैंडस्केप के अकॉर्डिंग वेरी भी करता है। इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि हर एक सेल की साइज वो वेरी करेगी। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सेल की साइज इक्वल होगी, इक्वली डिवाइडेड होगी, ऐसा नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द लैंडस्केप सेल साइज कैन वेरी। और बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय नेचुरल ट्रेन एंड मैन मेड स्ट्रक्चर्स। और सेल की साइज जो नेचुरल कैलेमिटी होती है उसकी वजह से भी वेरी कर सकती है, या मैन मेड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसकी वजह से भी वेरी कर सकता है। तो ये हो गया सबसे बेसिक यूनिट हो गया सेलुलर कॉन्सेप्ट का, वो है सेल। नेक्स्ट आता है क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है? अभी तो हमने सेल देख लिया, जो एक सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी सेलुलर सिस्टम का, उसे हमने सेल कह दिया। बट सेल्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं, जब हम ग्रुपिंग कर देते हैं, उसे हम क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। जब भी हमने सेल्स को कंबाइन कर दिया या ग्रुप कर दिया, उसे हमने क्लस्टर कह दिया, ठीक है। नो चैनल्स आर रीयूज्ड विद इन अ क्लस्टर। क्लस्टर के अंदर कोई भी चैनल रीयूज नहीं होगा। सपोज ये आपका पूरा सिस्टम है, एक एरिया है, इसको हम सेल कहते हैं, और इस सेल को, कई सारे सेल को हमने ग्रुपिंग कर दिया, इसलिए पूरे को हमने क्लस्टर कह दिया। अब ये जो क्लस्टर है, क्लस्टर के अंदर कोई भी चैनल रीयूज नहीं होगा, कोई भी चैनल को हम रीयूज नहीं कर सकते हैं। ये हो गया हमारा क्लस्टर। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस डायग्राम में, ये एरिया है। इस एरिया में हमने सेल्स, छोटे छोटे सेल्स बना दिए। इस एरिया को हमने छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर दिया है, और ये जो सेल्स का डिवीजन है ये हेक्सागोन के शेप में है। हर एक सेल में एक बेस स्टेशन होता है, एंड ईच बेस स्टेशन इज एलोकेटेड अ ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल। हर एक बेस स्टेशन में एक रेडियो चैनल्स के ग्रुप को हमने अलॉट कर दिया है, मतलब किस फ्रिक्वेंसी पे वो
इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा। तो इसकी जो ग्रुपिंग है, रेडियो चैनल्स की जो ग्रुप है, उसको हमने हर एक स्टेशन में अलॉट कर दिया गया है एक स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया में। सपोज ये आप पे एक स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया है, इस स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया में नंबर ऑफ सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स के अंदर बेस स्टेशन है, और बेस स्टेशन में हमने रेडियो चैनल्स को अलॉट कर दिया गया है। ठीक है, इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो सेल्स बगल बगल में है, मतलब नेबरिंग सेल्स जो हैं, उनको डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट चैनल ग्रुप्स हमें अलॉट करने हैं। जैसे आपका एक सेल ये है, एक सेल ये है, आप देख सकते हैं ये बी पे वर्क कर रहा है तो ये एफ पे वर्क कर रहा है। जैसे ये है, अगर हम इसकी बात करें, इतने पोर्शन की बात करते हैं, तो मिडिल वाला ए पे वर्क कर रहा है, मतलब ए ग्रुप इसको मिला है, उसके बाद इसको सी मिला है, डी मिला है, ई मिला है, एफ मिला है, जी मिला है। मतलब कोई भी नेबरिंग अगर सेल है वो कोई भी एक फ्रिक्वेंसी पे वर्क नहीं कर रहा है, हमने डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट ग्रुप उसे अलॉट किया है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे हम जब भी हमने ज्योग्राफिक एरिया को सेल्स में डिवाइड करना है और सेल्स में हमने ग्रुप ऑफ चैनल्स को एलोकेट करना है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि किसी भी नेबरिंग सेल्स को एक सेम चैनल या सेम ग्रुप ऑफ चैनल्स अलॉट ना हो। ठीक है, नाउ बाय थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, बाय लिमिटिंग द कवरेज एरिया टू विद इन द बाउंड्री ऑफ द सेल द चैनल ग्रुप्स मे बी रीयूज्ड टू कवर डिफरेंट सेल्स। क्या बोल रहा है कि बाय लिमिटिंग द कवरेज एरिया टू विद इन द बाउंड्री ऑफ अ सेल चैनल ग्रुप्स मे बी रीयूज्ड टू कवर डिफरेंट सेल्स। जैसे आपका ये एक एरिया है, ठीक है, अब इसमें यहाँ पे हमने ए यूज कर लिया, यहाँ पे ए यूज कर लिया, मतलब ये कि एक एरिया में नंबर ऑफ सेल्स है, उस नंबर ऑफ सेल्स में जो नेबरिंग सेल है उसमें हम डिफरेंट ग्रुपिंग ऑफ चैनल देंगे, बट उस ज्योग्राफिक एरिया में हम उस ग्रुप ऑफ चैनल को दोबारा हम रीयूज कर सकते हैं। बस कंडीशन इतनी होनी चाहिए कि वो बगल में नेबरिंग में ना हो। अगर सपोज यहाँ पे ए है, इसको हमने ए अलॉट किया और इसको भी हमने ए अलॉट कर दिया, तो आप देख सकते हैं ये सेल और ये सेल नेबरिंग में नहीं है, और इसको भी हमने ए अलॉट किया है, ए ग्रुप ऑफ चैनल्स। मतलब कि हम एक ज्योग्राफिक एरिया में डिफरेंट चैनल्स, जो ग्रुप ऑफ चैनल्स है उसको हम रीयूज कर सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि नेबरिंग में नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका सेल्स। इन सेलुलर कम्युनिकेशन वी यूज हेक्सागोन टू रिप्रेजेंट द सेल एरिया। अब सेलुलर कम्युनिकेशन में हमने शेप कौन सा यूज किया है, हेक्सागोन। ये आपका हेक्सागोन शेप का है सेल एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। रूरल एरिया पॉपुलेशन डेंसिटी इज लो, सेल एरिया इज केप्ट लार्ज। अगर रूरल एरिया पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी लो है, सेल एरिया को हम लार्ज ही रखेंगे। फिर अगर एरिया पॉपुलेशन डेंसिटी लार्ज है तो सेल एरिया को हम स्मॉल रखेंगे। ठीक है, अभी आप डिफरेंट सेल की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल जो है हेक्सागोन के ही शेप में होगा, डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिक एरिया हम सेल के शेप को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कौन कौन से शेप्स यूज कर सकते हैं, हेक्सागोनल हो गया, सर्कुलर हो गया, स्क्वायर है एंड ट्रायंगुलर है। ये चार शेप्स हम सेल स्ट्रक्चर्स में यूज कर सकते हैं। पहला वाला आप देख रहे होंगे, ये जो बी वाला है ये हेक्सागोन शेप का है, इसमें जो सेल्स हैं वो हेक्सागोन शेप के हैं, और इसमें सर्कुलर शेप के आपके सेल्स हैं। ठीक है, और हर एक सेल में बेस स्टेशन है। ये सेल है, सेल के अंदर आप देख सकते हैं ये बेस स्टेशन है, ये बेस स्टेशन है, तो हर एक सेल में एक बेस स्टेशन को प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी हमारा हेक्सागोन सर्कुलर के शेप में है। ठीक है, तो ये डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर्स हो गए हमारे। तो हमें कौन कौन सी चॉइसेस मिली शेप्स की, सेल की, एक स्क्वायर हो गया, एक इक्विलैटरल है, ट्रायंगल है एंड हेक्सागोन है। For a given distance between the center of a polygon and its farthest parameter points, the hexagon has the largest area of the three. अब हमारे पास तो शेप्स हो गए, स्क्वायर हो गया, हेक्सागोन हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, ठीक है, लेकिन कौन सा ऐसा एरिया है, कौन सा ऐसा शेप है जो लार्ज एरिया कवर करता है। ट्रायंगुलर तो बहुत ही स्मॉल एरिया कवर कर रहा है, एक स्क्वायर बचता है और हेक्सागोन बचता है। दोनों को अगर देखें आप तो हेक्सागोन एरिया जो है, हेक्सागोन शेप ज्यादा एरिया कवर करता है, इसलिए हम मोस्टली हेक्सागोन शेप में डिवाइड करते हैं सेल्स को जब भी हम ज्योग्राफिक यूनिट में
सेल्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। Thus, by using the hexagon geometry, the fewest number of cells can cover a geographic region and its closely approximate circle. इसलिए हम हेक्सागन एरिया का, हेक्सागन शेप का यूज करते हैं जियोग्राफिक यूनिट को डिवाइड करने के लिए, और कम नंबर ऑफ सेल्स का यूज होता है। जब नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे तो नंबर ऑफ बेस स्टेशंस भी कम होंगे, नॉइज इंटरफेरेंस के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो ये हो गया हमारा शेप के बारे में कि कौन कौन से शेप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं अपने जियोग्राफिक यूनिट को। मोस्टली हम हेक्सागन शेप को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये बाय यूजिंग द हेक्सागन ज्योमेट्री द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ सेल्स कैन कवर अ लार्ज जियोग्राफिक रीजन। अब सेलुलर सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है, इसके क्या क्यों यूज किया गया है इसे। इट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्पेक्ट्रल कंजक्शन, ठीक है। इट ऑफर्स हाई कैपेसिटी इन लिमिटेड स्पेक्ट्रम, हाई कैपेसिटी ऑफर कर रहा है ये। हाई कैपेसिटी इज अचीव्ड बाय लिमिटिंग द कवरेज एरिया। अच्छा, अब ये किस कंडीशन पे हमें अचीव हो रहा है, बाय लिमिटिंग द कवरेज एरिया को लिमिट करके ईच बेस स्टेशन टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया कॉल्ड सेल, ठीक है। हाई कैपेसिटी हमें अचीव होगी जब हम लार्ज कवरेज एरिया को हमने लिमिट कर दिया। और क्या है, इंटरफेरेंस बिटवीन नेबरिंग बेस स्टेशन इज मिनिमाइज्ड बाय एलोकेटिंग डिफरेंट चैनल्स। हमने अभी ये देखा कि जब भी हम किसी भी जियोग्राफिक यूनिट को सेल्स में डिवाइड करते हैं तो जो सेल्स को हमने जो भी डिफरेंट चैनल्स जो भी अलॉट किए हैं वो डिफरेंट अलॉट किया है नेबरिंग सेल्स को। जो भी बगल बगल में सेल्स हैं उनको हमने डिफरेंट चैनल्स अलॉट किए और जो थोड़े दूर पे हैं उनको सेम कर दिया गया है। तो इससे क्या होता है, हमारे इंटरफेरेंस के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। All available channels are allocated to a small number of neighboring base stations. Each base station is allocated a portion of total channels, and nearby cells are allocated completely different channels. Nearby cells जो पास वाले cells हैं उनको different channels allocate होते हैं और जो base station है उनको total channel का एक portion हम allocate कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे सेलुलर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गया। सेल्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं, कौन से शेप को यूज करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें थी। अब इसमें बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है, बट फ्रीक्वेंसी रीयूज किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी रीयूज इसी को कहते हैं। जैसे ये हमारा एक ज्योग्राफिक यूनिट थी, ये हमारा एक ज्योग्राफिक यूनिट है, इसको हमने सेल्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हम देख सकते हैं इस पे बात करें हम, अगर जो फ्रीक्वेंसी इसमें यूज हुई है उसको हमने इसमें भी यूज कर लिया है, तो इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज। बस कंडीशन ये रखनी है कि नेबरिंग सेल्स को सेम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट नहीं करना है बस, और तो हम फ्रीक्वेंसी को दोबारा रीयूज कर सकते हैं किसी भी एक जियोग्राफिक यूनिट में जब हम उसे सेल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेलुलर कॉन्सेप्ट हो गया, उसके बेसिक टर्म्स हो गए। नेक्स्ट टर्म पे हम यूनिट 2 का एक दो टॉपिक और बचा है, उसे हम कंप्लीट करेंगे। अभी सेलुलर कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंसी रिव्यू यहीं पे है।